हेलो एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। यानी यूजीसी नेट भूगोल विषय से विगत वर्षों में किस तरीके के प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति। इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट कि आपको किसी खास टॉपिक, किसी खास सेगमेंट को कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, उससे रिलेटेड फैक्ट, उससे रिलेटेड कंसेप्ट, इन सभी को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यू सीरीज ये शुरू की गई है। आप सभी को ये बात पता भी है कि हम इसे सेगमेंट वाइज शुरू कर रहे हैं। यानी अभी तक हमने जिन प्रश्नों पर चर्चा किया है या जिन प्रश्नों को हमने चर्चा में शामिल किया है, वे सभी प्रश्न कौन से हैं? भू आकृति विज्ञान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी तक यूजीसी नेट के आप सिलेबस के आधार पर बात करें तो हम ज्योग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी सेशन या आप कह सकते हैं सेक्शन या भू आकृति विज्ञान, इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न रहे हैं वर्ष 2023-24 से लेकर वर्ष 2013 तक, उन सभी प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। ठीक है, और अब हमने शुरू किया है जलवायु विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों को। वर्ष 2024 के प्रश्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको वीडियो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अभी हम 2023 से जुड़े हुए प्रश्नों को चर्चा में लाएंगे और इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्नों को हम चर्चा में शामिल करते हैं और इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज के सेशन का। प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? कौन सा कारक सही नहीं है और किसके बारे में ध्यान रखें? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, ये जानना जरूरी है इस प्रश्न को हल करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न में आपके पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा के 5 डिग्री के भीतर समुद्र पर बनते हैं। ऑप्शन बी क्या है, समुद्र का तापमान अवश्य ही 26.5 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन सी है, गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा में अत्यल्प परिवर्तन के साथ क्षीण वायु आवश्यक है। और ऑप्शन डी है, समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता अंश होना चाहिए। देखिए, ये प्रश्न यूजीसी नेट के मार्च 2023 वाले प्रश्न पत्र में पूछा गया था। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात वे चक्रवात हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के महासागरों में विकसित या उत्पन्न होते हैं। तो या तो उत्पन्न होते हैं या विकसित होते हैं। उत्पन्न और विकसित होते हैं भी हो सकता है। ठीक है, किस रीजन की बात की जा रही है? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की। तो ये है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी और ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। यहां से लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की जो दूरी है उसे हम उष्णकटिबंधीय जोन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वे लगभग 0 से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर इसके बीच कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में, यानी यहां पर उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां से कहां? 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक नॉर्थ में और 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक साउथ में यहां उत्पन्न हो सकते हैं। तो अब प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में पहले जो स्टेटमेंट है उसी में लिखा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा के 5 डिग्री के भीतर समुद्र पर बनते हैं। पहला कथन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 डिग्री के भीतर ये समुद्र पर नहीं फॉर्म होते, नहीं बनते हैं। ठीक है, जब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात की जाएगी कि इनका निर्माण कैसे होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं हैं कि जो महासागरीय जल है या समुद्र का जल है उसकी सतह का तापमान लगभग 27 डिग्री या उससे अधिक होना चाहिए। दूसरा कथन यहाँ मिलता जुलता या लगभग के रूप में सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि तापमान आवश्यक ही 26.5, तो यहाँ पर लगभग ये 27 हो गए, उससे अधिक होना चाहिए, यही लिखा है ना। तो यहाँ पर आप ये बात भी सही मान सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि जब तापमान अधिक होगा यानी यहाँ पर जो वायु होगी वे
उस पर आर्द्रता, उस वायु की बात करें तो वो क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होकर वो हल्की होगी, ऊपर की ओर बढ़ेगी, ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ेगी। कोरियोलिस बल कार्य करता है जिसकी वजह से इस स्थान पर ठंडी वायु, देखिए एक और बात, जैसे ही गर्म वायु गर्म होकर ऊपर की ओर बढ़ेगी, इस स्थान को भरने के लिए ठंडी वायु आएगी, साथ में कोरियोलिस बल यहाँ पर प्रभाव डालेगा जिसकी वजह से ये भवन के रूप में बनेंगे, ठीक है। ये अत्यंत विनाशकारी हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अत्यंत विनाशकारी हो सकते हैं। ये अत्यंत विनाशकारी वायुमंडलीय तूफान भी होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये अत्यंत विनाशकारी वायुमंडलीय तूफान होते हैं। यहाँ पर शेष तीनों कथन गति अथवा ऊंचाई के साथ ये दिशा में क्या है, अल्प परिवर्तन के साथ क्षीण वायु आवश्यक हो जाती है। यहाँ पर देखिए वायु क्या हो रही है, हल्की हो रही है, क्षीण होकर ऊपर की ओर उठ रही है, डी है। समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता अंश होना चाहिए। जैसे ही ये वायु ऊपर की ओर बढ़ेगी तो ये अपने ऊपर आर्द्रता लेकर ऊपर की ओर बढ़ेगी, है ना, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब जब हम बात करेंगे, चूंकि हम बात कर ही रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की, तो इनसे जुड़े हुए कुछ और तथ्य भी जानना हमारे लिए जरूरी है। जैसे समुद्र सतह का तापमान 27 डिग्री है, उससे अधिक होना चाहिए। दूसरी बात यह भी समझिए कि इसमें वायु का गर्म होने के बाद वायु क्या होगी, हल्की हो जाएगी, और इस वायु का क्या हो रहा है, आरोहण हो रहा है। तो ये शब्द आपको यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखें। और ये एक इंपॉर्टेंट बात कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वे कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में अमूमन फॉर्म होते हैं। क्षेत्र कौन सा है जहां फॉर्म नहीं होते, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ, 0 से 5 डिग्री साउथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। फिर से प्रश्न में सही नहीं है पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्मॉल एफ उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, बी कैपिटल बी कैपिटल एस शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, सी है सी स्मॉल एफ स्मॉल बी समुद्री पश्चिमी तट जलवायु, और ऑप्शन डी है ई टी टुंड्रा जलवायु। ये प्रश्न भी मार्च 2023 वाले प्रश्न पत्र में पूछा गया था। जब हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करते हैं तो कोपेन ने संसार भर की जलवायु का तापमान के आधार पर, वर्षण के आधार पर अध्ययन किया, और कुछ उन्होंने आनुभविक आधार पर अपने मानक प्रस्तुत किए, और इन मानक को प्रस्तुत करने के संदर्भ में संसार की जलवायु को उन्होंने 5 समूहों में डिवाइड किया। इन 5 समूहों के लिए उन्होंने अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर A, B, C, D और E को शामिल किया। इसके अलावा 5 समूहों के साथ साथ इन्होंने इसे 11 उप समूहों में भी डिवाइड किया, जिनके लिए इन्होंने अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स लिए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल एस, डब्ल्यू, एफ, ऐसे कुछ शब्दों को इसमें इन्होंने शामिल किया, ठीक है, एम। ये ध्यान रखिए कि जब इन्होंने स्मॉल कैपिटल ए बी सी डी लिया तो इन्होंने इसे भी वर्गीकृत किया, और इसे वर्गीकृत करके कहा कि जो ए, सी, डी और ई हैं, ये लेटर हैं, ये किस जलवायु को संदर्भित करते हैं, ये आर्द्र जलवायु को दर्शाएंगे। इसके अलावा जो बी लेटर है कैपिटल बी, ये शुष्क जलवायु को दर्शाएगा, ठीक है। अब जब आर्द्र जलवायु की बात की गई तो आगे जाके और भी चीजें इन्होंने ऐड की। जो स्मॉल लेटर और स्मॉल उपसमूह ही आप कह सकते हैं, जो उपसमूह है, ये जो आगे आपको स्मॉल एफ और बी दिख रहा है, स्मॉल एफ दिख रहा है, ये दरअसल यही उपसमूहों को ऐड करके अलग से जो जलवायु क्षेत्र, जो कि हम सभी जानते हैं संसार भर में जो जलवायु है वे अलग अलग स्थान पर अलग अलग है, तो अलग अलग स्थान पर चूंकि जलवायु अलग है तो इन्हें अलग अलग शब्दों से, अक्षरों से इन्होंने डिनोट किया है, ठीक है। तो जब बात की जाएगी कैपिटल ए से जुड़ी हुई जलवायु की, तो ध्यान रखिएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु से जुड़ा हुआ होगा यह, ठीक है। तो जो ए और कैपिटल स्मॉल एफ है, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु ही है, यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जो सी एफ बी है, ध्यान रखें सी एफ बी, सी क्या है, सी एफ क्या है, सी एफ के बारे में ध्यान रखें, ये उस जलवायु को डिनोट करता है जहां पर वर्ष भर वर्षा होती है, ठीक है, वर्ष भर वर्षा होती है। इसके अलावा चूंकि वर्ष भर वर्षा होगी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि अब यहां पर थोड़ा सा वह क्षेत्र होगा जहां पर लघु ग्रीष्म जोन हो सकता है, और वहां पर
उत्तरतम महीने का औसत तापमान इसने इसमें ऐड कर दिया, जिसकी वजह से जो CFB है वो समुद्री पश्चिमी तट जलवायु है, और समुद्री पश्चिमी तट जलवायु जो यूरोप का पश्चिमी तट है वहां की जलवायु को संदर्भित करता है। ET मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों वाली जलवायु को डिनोट करता है, और ये ध्यान रखेगा T जैसे ही ऐड होगा तो ये बताता है कि ये टुंड्रा जलवायु के बारे में है, तो यहाँ यह भी सही है। दरअसल यहाँ पर जो सही नहीं है वह है BS शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। क्यों, अब इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, जो कैपिटल B है ये जलवायु उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु है। कैपिटल B क्या है? उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु है, ठीक है। और तापमान के आधार पर, वर्षण के आधार पर जो B है इसे दो उपभागों में विभाजित किया गया। ध्यान रखें, तापमान और वर्षण के आधार पर एक BW और एक BS, ठीक है, ये ध्यान रखें। जो BW है ये है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। क्या है? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। और जो BS है, जो BS है यह क्या है? यह है अर्ध आर्द्र स्टेपी जलवायु। ध्यान रखें, अर्ध आर्द्र स्टेपी जलवायु। तो जहां BS है वहां पर क्या होना चाहिए था? अर्ध आर्द्र स्टेपी जलवायु। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है आपने देखा? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु यानी BW ना कि BS, इसलिए यहां पर ऑप्शन B गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिकोशिकीय परिसंचरण मॉडल में हेडली इस कोशिका को चलाने वाली ऊर्जा की आपूर्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? आपके पास ऑप्शन है, A कोरियोलिस बल से निर्गमित ऊर्जा, ऑप्शन B है वेस्टरलीज से ऊर्जा, ऑप्शन C है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाली कोशिकाओं से डोलड्रम तक हस्तांतरित ऊर्जा, और ऑप्शन D है कपासी वर्षा मेघों के निर्माण के दौरान उत्सर्जित गुप्त ऊष्मा। ये प्रश्न भी मार्च 2023 में पूछा गया था। ध्यान रखें, जब हम बात करेंगे त्रिकोशिकीय परिसंचरण मॉडल की तो ये क्या है? देखिए, हम सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। ये है पृथ्वी, ये है भूमध्य रेखी क्षेत्र, या आप कह सकते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा यानी यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों? क्योंकि वर्ष भर सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती हैं। वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? तापमान अधिक है। तापमान अधिक होने की वजह से जो वायु है यहाँ गर्म होगी, हल्की होकर ऊपर उठेगी। जैसे ही वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उठेगी, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इतना ही नहीं, यहाँ पर लगभग 30 डिग्री के आसपास, 30 से 35 डिग्री के आसपास हाई प्रेशर क्रिएट होगा। इसकी तुलना में यहाँ स्थान क्या है? ठंडा। फिर और ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे, ठीक है। ठीक ऐसा ही सदर्न वाले हिस्से में भी होगा, यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ लो प्रेशर। अब बात यह है कि देखिए, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ, क्यों? क्योंकि वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठ गई, हल्की होकर वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठी। अब जो वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उठेगी तो हम सभी जानते हैं कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, गर्म होकर वायु विषुवत रेखा से ऊपर की ओर उठती है। हम सभी जानते हैं जैसी वायु ऊपर की ओर आती है, प्रति 1000 मीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है, यानी वायु अब ठंडी हो रही है। वायु ठंडी होगी तो यहाँ पर क्या बनाएगी? हाई प्रेशर बनाएगी। यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ पर क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। ध्यान रखिए, अब यहाँ पर वायु, गर्म वायु क्या हुई? ऊपर उठकर आई, ठीक, ऊपर उठकर आई, और यहां देखा कि क्या है? हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर यानी अब ये वायु जो ठंडी होती जा रही है, किसकी ओर भागेगी? किसकी ओर जाएगी? वायु कहां? जैसे ही ऊपर की ओर आई, हम सभी जानते हैं कि किस ओर भागती है वायु? ठंडी वायु गर्म वायु की ओर या लो प्रेशर की ओर भागती है ना। ठीक ऐसे ही यहां भी लो प्रेशर होकर, ये लो प्रेशर जोन है। लो प्रेशर जोन है, इसका मतलब यहां से चलने वाली जो पवनें हैं, जिन्हें हम व्यापारिक पवनें कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में जिनकी दिशा दाहिनी ओर है,
ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा क्या है, दाहिनी ओर। तो ये दाहिनी ओर इस तरीके से इस क्षेत्र को भरने की कोशिश करेंगी। ये व्यापारिक पवनें इस लो प्रेशर जोन पर आने की कोशिश करेंगी। ये ठंडी होंगी, ध्यान रखिएगा। और चूंकि यहाँ से पवनें गर्म होकर ऊपर की ओर उठ गई, स्थान खाली हो गया, तो ये ठंडी हवा, ठंडी पवनें यहाँ पर आएंगी, जो व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। ठीक है, ये गर्म पवनें उठकर ऊपर की ओर आएंगी और कहाँ की ओर भागेंगी, लो प्रेशर की ओर। गर्म पवनें जब ऊपर की ओर आती हैं तो ऊपर की ओर आते आते क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। ठंडी हो जाने की वजह से कहाँ की ओर जाएंगी, लो प्रेशर की ओर। और ठीक यहाँ भी ध्यान रखें, लो प्रेशर बनता है, क्यों, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर है, इसके सामने लो प्रेशर बनेगा, है ना। तो यहाँ भी ये पवन कहाँ की ओर आएगी, लो प्रेशर की ओर। अब जैसे ही यहाँ पर ये पवनें, ठंडी वायु कहाँ आई, लो प्रेशर की ओर, है ना, आएगी लो प्रेशर की ओर, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हमने देखा यहाँ क्या बन रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है। हाई प्रेशर, इसका मतलब यहाँ पर पवनें क्या हैं, ठंडी हैं, है ना, पवनें ठंडी हैं। लो प्रेशर से पवन कहाँ की ओर चलती है, ध्यान रखिएगा। लो प्रेशर से सबसे पहली बात, अगर पवन कहीं की ओर चल रही है, इसका मतलब ये लो प्रेशर है, इसका मतलब पवन गर्म होकर ऊपर की ओर उठ रही है ना। अब यहाँ पर क्या होगी, ये जो डिवाइड हो गई पवनें, अब ये नीचे की ओर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और जब ये देखिए नीचे की ओर आएगी इस तरीके से, ठीक है, नीचे की ओर आई, हमने देखा। अब क्या होगा, ये देखिए पूरी एक कोशिकानुमा संरचना बन गई, है ना, सेल नुमा संरचना बन गई। इस सेल की खोज की थी किसने, इस सेल की खोज की थी हेडली ने, इसलिए इसे हेडली सेल कहा जाता है। और ये जो हम कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये यहाँ भी बनेगी और यहाँ भी बनेगी। इसे देखिए अलग नाम से और इसे अलग नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कोशिका की खोज हुई है, इसे हेडली सेल कहते हैं। ठीक है, हालांकि आगे फेरल मिलेगी और उसके बाद ध्रुवीय शेल मिलेगी आपको। ठीक है, ये ठीक साउथ वाले क्षेत्र में भी होता है। अब देखिए हेडली सेल के बारे में ही प्रश्न यहाँ फ्रेम किया गया है कि हेडली सेल को चलाने वाली ऊर्जा की आपूर्ति किससे होती है। ये ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पर लो प्रेशर के बाद वायु ऊपर की ओर आती है, गर्म वायु ऊपर की ओर आते आते ठंडी हो जाती है, यहाँ पर क्या होते हैं, कपासी वर्षा मेघों, कपासी वर्षा मेघों के निर्माण के दौरान जो गुप्त ऊष्मा निकलती है, ये उससे ऊष्मा प्राप्त करती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का यदि सही जवाब देखा जाए तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि कपासी वर्षा मेघों के निर्माण के दौरान उत्सर्जित गुप्त ऊष्मा ये प्राप्त करती है। ठीक है, इसी से इसकी आपूर्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि 3 सेल से इसलिए क्या कहा जाता है, त्रिकोशिकीय परिसंचरण। ठीक है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है। ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है, आपके पास है ऑप्शन ए पवन वेग, ऑप्शन बी पवन दिशा, ऑप्शन सी आर्द्रता, ऑप्शन डी हिमपात। यह प्रश्न मार्च 2023 के प्रश्न पत्र में ही पूछा गया था। जैसे ही आपको देखिए, ये तथ्यात्मक प्रश्न है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए ब्यूफोर्ट, ब्यूफोर्ट स्केल मापक, ब्यूफोर्ट मापक, ये ध्यान रखें कि जो ब्यूफोर्ट स्केल है, इसका नाम वैज्ञानिक सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसके नाम पर रखा गया है, सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट। इन्होंने 1805 में इस स्केल का निर्माण किया था। ये स्केल क्या करती है, ये पवन के वेग का अनुमान लगाती है। पवन के वेग का अनुमान लगाने के लिए इस स्केल का निर्माण किया गया था। इस स्केल में 0 से लेकर 12 तक के अंक मौजूद हैं। तो ध्यान रखें, सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट द्वारा 1805 में पवन के वेग का अनुमान लगाने के लिए ब्यूफोर्ट स्केल का निर्माण किया गया था। इसमें 0 से 12 तक अंक अंकित हैं। ध्यान रखें, ब्यूफोर्ट स्केल, ऑप्शन ए पवन वेग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकीर्णन का कौन सा प्रकार लालिमापूर्ण सूर्यास्त के लिए उत्तरदायी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रैली, ऑप्शन बी माई, ऑप्शन सी
आचयनात्मक और ऑप्शन डी विसरण। मार्च 2023 वाले प्रश्न पत्र में ही इस प्रश्न को भी पूछा गया था। देखिए रैले प्रकीर्णन, ठीक है, रैले स्कैटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। ये वायुमंडल पर जो धूल के कण हैं, जो गैस हैं, इन कणों के माध्यम से जो सूर्य की तरफ से प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश का प्रकीर्णन करने के द्वारा होता है। और रैले प्रकीर्णन को किसी और नाम से भी जाना जाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसे किस नाम से जाना जाता है, किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, जब हम बात करेंगे कि सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय, दोनों समय होता है ऐसा, है ना, तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के समय सूर्य के चारों ओर क्या होती है, हमें लालिमा लाल लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? देखिए जैसे ही सूर्य से प्रकाश आता है, हम सभी जानते हैं दोपहर के समय जब सूर्य बिल्कुल हमारे सर पे होता है, हमें आकाश आसमान नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उससे ब्लू कलर की रेज को स्कैटर कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। तो उस समय केवल ब्लू कलर की ही रेज फैली होती हैं, इस वजह से हमें आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ये ध्यान रखिएगा, किसके माध्यम से होता है? ये जो हमारी वायुमंडलीय परतें हैं उनमें ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, जो कि प्रमुख घटक हैं। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल के प्रमुख घटक हैं, इनके माध्यम से ही ये क्या करती हैं, ये अपने से छोटे आकार की जो तरंगदैर्घ्य वाली किरणें हैं, अपने से छोटे आकार की तरंगदैर्घ्य वाली किरणें जैसे बैगनी या नीले प्रकाश को ही स्कैटर करती हैं। तो हमें आकाश दिन में क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आकाश हमें दिन में नीला दिखाई देता है। ठीक सूर्योदय सूर्यास्त के समय क्या होता है, वायुमंडल के कुछ खास कण या आप कह सकते हैं जो गैसों के कण वायुमंडल में मौजूद होते हैं, धूल के कण वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। तो वे धूल और कार्बन के कण दृश्य प्रकाश से आने वाली जो तरंगदैर्घ्य वाले कण हैं उनमें क्या करते हैं, जो लाल कलर की तरंगदैर्घ्य उन्हें फैला देती हैं। तो हमें क्या लगता है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय रेडनेस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो कौन सी किरणें, केवल रेड जो तरंगदैर्घ्य वाली किरणें हैं वही स्कैटर होती हैं। ठीक है, स्कैटरिंग होती है या कहते हैं प्रकीर्णित होती हैं। ठीक, तो इस तरीके से यदि इस नियम की बात करें किसके लिए, किस प्रकीर्णन के द्वारा ये होता है, तो ऑप्शन ए रैले प्रकीर्णन के द्वारा ऐसा होता है। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में हमने कुछ खास प्रश्नों को शामिल किया था जो आपकी तैयारी के लिए बेहतर हो सकते हैं। उन प्रश्नों को हमने यहाँ डील भी किया। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ खास प्रश्नों के साथ। आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।